पूनिया फार्मेसी कोचिंग में आपका स्वागत है। और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मासिस्ट एलोपैथी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में हुआ 2018 में। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज़ ग्रे बेबी सिंड्रोम इज़ द साइड इफ़ेक्ट एसोसिएटेड विथ। और आपने बहुत बार ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में देखा है। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो साइड इफ़ेक्ट है ये क्लोरामफेनिकोल जो एंटीबायोटिक है इसके साथ आता है। और इस इफ़ेक्ट के आने का मेन कारण क्या है, जो बेबी होते हैं वो उनका लीवर जो है मेच्योर नहीं होता, छोटे बच्चों का, और लीवर मेच्योर नहीं होता तो इस एंटीबायोटिक का वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाते। इस एंटीबायोटिक का जो ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन जो लीवर में होता है वो कम होगा, और ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन नहीं होने की वजह से ये जो एंटीबायोटिक है ये ग्रे बेबी सिंड्रोम करती है, उस बच्चे की बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट इकट्ठी होती है, और इससे आने वाला जो साइड इफेक्ट है दैट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरामफेनिकोल के साथ में होता है। और क्यों होता है, यदि इससे एडवांस क्वेश्चन की बात करें तो आप कहेंगे अनेबल टू ग्लूकोरोडिनेट और मेटाबोलाइज द एंटीबायोटिक, इसलिए ये ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है वो करती है। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स। तो देखो, जब भी आप पढ़ेंगे बुक्स को देखेंगे तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और आपके नाम के आगे लिखा होगा 1954, क्योंकि 1954 के अंदर ये एक्ट बना। हालांकि अच्छी बात है कि आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें किसी में 1954 नहीं है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होके इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है 1954 इसको बोला जाता है, क्योंकि 1954 के अंदर ये एक्ट तैयार हुआ। लेकिन इन्होंने पूछा है केम इनटू फोर्स, ये फोर्स में कब आया, एप्लीकेबल कब हुआ, तो 1955 को ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल हुआ, फोर्स में आया, और ये 1 अप्रैल 1955 को फोर्स में आया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, डी है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 बोलते हैं, और फोर्स इन कमेंस्ड इन 1955 बोलेंगे, और 1 अप्रैल 1955 बोला जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन। इनमें से कौन सा नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है, नॉट ए नेचुरल, तो इसका आंसर ए है, दैट इज मिस्ट्रानोल। मिस्ट्रानोल जो है ये स्टीरोइडल एस्ट्रोजन होता है, लेकिन ये सिंथेटिक होता है, और इस मेस्ट्रानोल को हम जो कई पर्पज में काम में लेते हैं, क्योंकि एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, बाहर से एज ए टेबलेट दिया जाता है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर भी काम में लिया जाता है, जिसमें इसको प्रोजेस्टिन के साथ में कंबाइंड करते हैं। ये मेनोपॉजल सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए भी काम में लिया जाता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी फीमेल्स में होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है नॉट ए नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन, तो ये मेस्ट्रानोल जो है वो सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। दूसरी चीज़ों के बारे में, क्योंकि इसमें और एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, जैसे कोई आपसे पूछे कि फीमेल जो ओवरीज हैं, क्योंकि फीमेल का जो प्राइमरी गोनाड्स है वो क्या है, ओवरी, और यदि आपसे पूछे कि फीमेल ओवरी इनमें से किसका सिक्रेशन करती हैं, तो आप कहेंगे फीमेल ओवरी मेजरली एस्ट्राडाइओल जो है इसका सिक्रेशन करती हैं। और ये एस्ट्राडाइओल जो है इसका ऑक्सीडेशन होके ये लीवर में ऑक्सीडाइज होके ये एस्ट्रोन के अंदर कन्वर्ट होता है, और एस्ट्रोन भी फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है। तो यदि मैं कहूँ कि फीमेल की ओवरी जो है वो मेजरली कौन सा सेक्स हार्मोन सिक्रेट करती है, ये 3 ऑप्शन आपके सामने एक जैसे, इन तीनों की बात हो रही है, नए क्वेश्चन की बात हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की बात हो रही है। तो ओवरी जो है मेजरली एस्ट्राडाइओल का सिक्रेशन करती हैं, और एस्ट्राडाइओल ऑक्सीडाइज होके एस्ट्रोन, क्योंकि कीटोन आ गया, एस्ट्रोन में कन्वर्ट हो जाता है,
और ये जो एस्ट्राइओल है, ये एस्ट्राइओल का सिक्रेशन फीमेल की बॉडी में नहीं होता है। कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इनमें से कौन सा हार्मोन फीमेल जो है बॉडी में सीक्रेट नहीं होता, तो एस्ट्राइओल का कोई सीक्रेशन नहीं होता। तो फिर आप कहेंगे ये आया कहाँ से, तो मैं कहूँगा ये एस्ट्राडाइओल और एस्ट्रोन जो है इनका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, एस्ट्राइओल होता है। तो एस्ट्राइओल का सीक्रेशन नहीं करती फीमेल की ओवरीज, वो एस्ट्राडाइओल और एस्ट्रोन जो है इनका सीक्रेशन करेगी मेजरली, और सबसे पोटेंट एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी वो एस्ट्राडाइओल में होती। एक क्वेश्चन और आता है कि एस्ट्राडाइओल जो है वो किस में इंटर कन्वर्ट होता है, तो ये एस्ट्राडाइओल और दूसरा मैं कहूँगा एस्ट्रोन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों का आपस में क्या है, इंटर कन्वर्जन होता है, यानी एस्ट्राडाइओल एस्ट्रोन के अंदर और एस्ट्रोन एस्ट्राडाइओल में आपस में एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जबकि एस्ट्राइओल जो है वो इन दोनों का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है होता है। अब इसके बाद में आते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नया क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल और एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रीमाक्वीन इज ए, प्रीमाक्वीन क्या है, तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो प्रीमाक्वीन आपको पता है एक एंटी मलेरियल ड्रग होती है, और इसमें क्यूनोलिन क्या है, रिंग है, और क्यूनोलिन रिंग मैं बना रहा हूँ आपके सामने। देखो ये दो इस तरह की रिंग बना के और एक नाइट्रोजन कर दिया, तो ये 1 नंबर की पोजीशन है, ये 2 3 4, ये 4 नंबर की पोजीशन, फिर ये 5 6 7 और ये पोजीशन है, इसको बोलेंगे 8। तो ये जो आपके सामने रिंग है इसका ये 1 नंबर था, और इस रिंग को बोलेंगे क्यूनोलिन। और यदि इस रिंग के 8 नंबर के ऊपर 8th पोजीशन पे आपने NH2 लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज 8 एमिनो क्यूनोलिन। और 8 एमिनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव कौन होती है, प्रीमाक्वीन होती है। तो इसका राइट आंसर डी है। और प्रीमाक्वीन इसके अलावा 2 और ड्रग हैं, पामाक्वीन, बुलाक्वीन, ये जो ड्रग हैं ये 8 एमिनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव में आती हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं और चीज़ बताऊं, यदि जो एमिनो ग्रुप है 8 नंबर के ऊपर आपने लगाया है, इसको यदि इस 8th पोजीशन से हटा के यदि इसको 4th पोजीशन पे ले आए, तो उन ड्रग को 4 एमिनो क्यूनोलिन बोलेंगे। और 4 एमिनो क्यूनोलिन के अंदर क्लोरोक्वीन आती है, अमीडोक्वीन आती है। और ये केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई सारी फार्मासिस्ट एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। 4 एमिनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्वीन और कौन आएगा, अमीडोक्वीन। और 8 एमिनो क्यूनोलिन के अंदर दैट इज प्रीमाक्वीन, पामाक्वीन, बुलाक्वीन, ये आती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर क्या है, 4। दूसरा आपको याद रखना है, प्रीमाक्वीन जो है ऐसी ड्रग है, यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को मलेरिया हो तो उसके अंदर ये एब्सोल्युटली क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब उसको बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में इस तरह से आता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को एज ए एंटी मलेरियल कौन सी ड्रग नहीं देंगे, इसका मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, प्रीमाक्वीन करेंगे, क्योंकि ये हीमोलाइटिक एनीमिया और उस मदर में नहीं, जो फीटस है उसमें हीमोलाइटिक एनीमिया कर देती है, क्योंकि इस ड्रग में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी के दौरान एज ए एंटी मलेरियल अवॉइड करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये आपके फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है। देखो इन्होंने कहा कि कन्वर्ट इतना परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इनटू प्रूफ स्प्रिट। इसको प्रूफ स्प्रिट में कन्वर्ट कीजिए। मैं इसका आपको फॉर्मूला बताता हूँ। इसके लिए देखो मैंने ये वैल्यू लिखी 79.87। जितनी भी आपको परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे उसको लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.753, ये फॉर्मूला है। और देखो मल्टीप्लिकेशन यदि आप भूल गए हैं तो एक बार इसको रिवाइज कर ली, क्योंकि एग्जाम में ना तो आपका मोबाइल होता है ना कैलकुलेटर होता है, आपको खुद करना होता है। और फिर कई बार ये मल्टीप्लिकेशन जो आपने दूसरी चौथी क्लास में पढ़ा होता है ये नहीं कर पाते हैं, और फिर बाद में आप शायराना अंदाज में कहोगे कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इसलिए ये कैलकुलेशन करके देखना। तो ये परसेंटेज एल्कोहल और साथ में इसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, ये फॉर्मूला है। ये परसेंट एल्कोहल वैल्यू चेंज हो जाए तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 100 कम करेंगे, माइनस करेंगे।
तो पहले देखो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो वैल्यू आएगी उसमें से 100 कम करेंगे और फिर सामने यदि रिजल्ट आपका पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्योंकि 100 को माइनस कर रहे हैं और वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आती है, तो उसके लास्ट में लिखा जाएगा ओवर प्रूफ। क्या लिखा जाएगा? ओवर प्रूफ जो है वो लिखा जाएगा। और ये मैं कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी इसकी कर रखी है, तो ये 40 वैल्यू आएगी। जब इसको करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई और 100 कम करेंगे तो 40 आएगा, और यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है 100 से, तो इसलिए मैं इसके लास्ट में लिख दूंगा ओवर प्रूफ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। तो इस क्वेश्चन को याद करें, ये सूटिक्स का तो क्वेश्चन सेम ना हो, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एन एग्जाम्पल ऑफ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल बताइए। देखो सीधा और बहुत इजी क्वेश्चन, ग्लिसराइजा। और जो ग्लिसराइजा है इसके और भी कई नाम हैं। इस ग्लिसराइजा को हम लिकोराइसी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको यस्ती, इसको मुलेठी भी बोलते हैं, इसको YASTI, इसको यस्ती बोलते हैं, इस ग्लिसराइजा को मुलेठी बोलते हैं, इसको लिकोराइस बोलते हैं। कई नाम हैं और काफ़ी फेमस ड्रग है। यदि मैं इसके सोर्स की बात करूं तो इसको GG कहेंगे आप, जैसे ग्लिसराइजा, और ग्लिसराइजा में आप कहेंगे GG। तो ये ग्लिसराइजा ग्लाब्रा फैमिली इसकी क्या होती है? लेगुमिनेसी होती है। और इसमें GG से मैं कहूँगा इसके अंदर एक कंटेंट होता है जिसका नाम है ग्लिसराइजिन। और ग्लिसराइजिन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्योंकि एक तो ये ग्लिसराइजिन जो है ये स्वीट प्रिंसिपल होता है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि लिकोराइस बोल दीजिए, मुलेठी बोल दीजिए, ग्लिसराइजा बोल दीजिए, इसका मीठापन, इसकी स्वीटनेस किसके कारण है? तो आपके ग्लिसराइजिन की वजह से है। दूसरा, ये जो ग्लिसराइजिन है या ग्लिसरीजिनिक एसिड बोल दीजिए, ये इसमें मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी? मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड का मतलब आप ये कह सकते हैं इसमें जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसके जैसी एक्टिविटी जो है वो होती है। तो मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी इसमें होती है। इसके अलावा ये जो ग्लिसराइजिन है, ये ग्लिसराइजा के अंदर जो ग्लिसराइजिन है ये क्या है? ट्राई टर्पिनोइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राई टर्पिनोइड सेपोनिन है। इट ये ट्राई टर्पिनोइड, क्योंकि देखो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड तो हम बात कर रहे हैं, और ये ट्राई टर्पिनोइड सेपोनिन ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में आता है। इसी क्वेश्चन को आपसे यो पूछ लेते हैं, ट्राई टर्पिनोइड सेपोनिन आर परजेंटिन। तो आपको ट्राई टर्पिनोइड भी याद नहीं हो तो सेपोनिन इज परजेंटिन, तो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड यहाँ ड्रग ही ग्लिसराइजा है, इसमें होंगी। तो ग्लिसराइजिन जो है ये स्वीट प्रिंसिपल होता है, मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी रखता है, और इसमें ट्राई टर्पिनोइड सेपोनिन जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका कि ये ग्लिसराइजिन है ये क्या है? ये क्वेश्चन ही बहुत बार आता है। इट इज ए पोटेशियम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लिसरीजिनिक एसिड। इट इज ए पोटेशियम और कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लिसरीजिनिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत बार कई जीपैट जैसी, गेट जैसी एग्जाम में, ड्रग इंस्पेक्टर जैसी एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो ये पोटेशियम और कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लिसरीजिनिक एसिड होता है ग्लिसराइजिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7, द मीनिंग ऑफ लेटिन टर्म मेने। जो मेने वर्ड है ये लेटिन टर्म है, इसका मीनिंग क्या है? तो एम से आप कहेंगे मॉर्निंग, और इसका आंसर है इन द मॉर्निंग। यदि कोई दवाई को यदि मॉर्निंग टाइम में लेना हो तो उसके लास्ट में डॉक्टर या फार्मेसी लेटिन टर्म में यदि एक्सप्लेन करना चाहे तो उसको लिखेगा मेने। तो मेने का मतलब इन द मॉर्निंग, ये इसका राइट आंसर होगा। और मिलते जुलते ऑप्शन जैसे लिखें कि एवरी मॉर्निंग, ये नहीं है। मेने का मतलब इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कोई दवाई लेनी हो तो उसके लास्ट में ऐसा लिखा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, और आप देख रहे होंगे कितना सारा
कितना बढ़िया बैलेंस पेपर ये हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट एग्जाम का आया है। इसमें हर क्वेश्चन को मैंने हू बहू जैसा पेपर है उसी के साथ में ऑप्शन लेके आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मेरी तरफ से सिर्फ मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूं और कुछ ऐड नहीं किया है। तो देखो इसमें हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल इज, बॉल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो आपको पता है बॉल मिल जो है उसमें स्टील का एक ड्रम होता है, इस तरह से खाली ड्रम है और इस ड्रम के अंदर होती है स्टील की बॉल्स जो कि ग्राइंडिंग मटेरियल, जो मेटल को ग्राइंड करेंगी तो ये स्टील की बॉल होती हैं। और ये आपका जो ड्रम है ऐसे मशीन के साथ में जुड़ा हुआ है और मशीन जो आपको पता राउंड राउंड घूमती है। और जैसे ही जिस मेटल को आपको फाइंड करना हो वो मेटल हम यहाँ से ऐड करते हैं, वो स्टील की बॉल के बीच में रहेगा। और जैसे ही आपका ये बॉल मिल जो है, क्योंकि इसमें स्टील की बॉल रोटेट होगी तो ये जो स्टील की बॉल है ये ऊपर जाएंगी और ऊपर से नीचे गिरेंगी। तो देखो जब ये स्टील की बॉल रगड़ती ऊपर जाती, रगड़ लगेगी तो ये रगड़ लगने से पार्टिकल साइज रिडक्शन होगा। और जब रगड़ लगती है तो इसको बोलते हैं अट्रेशन। दो मूविंग सरफेस, क्योंकि बाहर का ड्रम जो आपका ऐसे घूम रहा है और स्टील की बॉल वेट है, इनमें वजन है तो नीचे रहेंगी तो ड्रम के साथ में रगड़ खाएंगी और बीच में जो मेटल है उसके ऊपर रगड़ लगेगी जिससे उस मेटल की पार्टिकल साइज क्या है कम होगी, रगड़ लगती है, इसको बोलते हैं अट्रेशन। फिर आपकी स्टील की बॉल जो है ऊपर जाके ऊपर से गिरेगी। क्योंकि ड्रम जब गोल गोल घूमता है तो आपको पता है कि जैसे मैं इसको साइड एंगल से आपको दिखाऊं, ये आपके ड्रम का ये वाली साइड दिखा रहा हूं और ये स्टील की बॉल और आपका ड्रम जो है ऐसे गोल घूम रहा है तो ये स्टील की बॉल ड्रम के रोटेट होने से ये ऊपर ऐसे जाती है और ऊपर से ऐसे गिरती है, ऐसी स्पीड मेंटेन करते हैं। जब बॉल रगड़ खाती ऊपर जाएगी तो अट्रेशन देगी और जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज इम्पैक्ट। और कई बार इस इम्पैक्ट को शॉक भी लिख देते हैं और जो मेटेरियल बीच में आएगा उसकी पार्टिकल साइज रिडक्शन जो है वो होगी। और ये बॉल मिल आपको याद होगा 200 मैस फाइन मेटेरियल प्रोड्यूस करती है। 200 मैस फाइन का मतलब ये है 200 नंबर की जो सीव है उसको पास कर दे, इतना बारीक मेटेरियल ये प्रोड्यूस करती है। तो आप कहेंगे बॉल मिल जो है ये पार्टिकल साइज रिडक्शन किस बेसिस पे करेगी? तो आप कहेंगे दैट इज आंसर इज बी, इम्पैक्ट और अट्रेशन के बेसिस पे करेगी। दूसरा आपको याद रखना बॉल मिल में बी के बाद ए आ रहा आ बा, तो आज आपको बोलना है इट इज सूटेबल फॉर पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ अब्रेसिव मटेरियल। जो अब्रेसिव मटेरियल है उसकी पार्टिकल साइज रिडक्शन करना है तो देखो बॉल मिल का बाल का मैंने ए ले लिया याद करने के लिए। जो अब्रेसिव मटेरियल है उसकी पार्टिकल साइज रिडक्शन करनी हो तो बॉल मिल सबसे सूटेबल है और इम्पैक्ट अट्रेशन बेसिस पे पार्टिकल साइज रिडक्शन करेगी। जो मटेरियल आएगा वो 200 मैस जो है फाइन होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव वैक्सीन। अब देखो ये क्वेश्चन आप इसको माइक्रोबायोलॉजी का बोल सकते हो, इसको आप हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी का बोल सकते हो। तो हर सब्जेक्ट को इन्होंने कवर किया है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दें। तो देखो पूछने को किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी सब्जेक्ट कम ज़्यादा आ जाता है, एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम ये वेरिएशन रहता है और उसके ऊपर कोई उसका नियम कायदा नहीं है। लेकिन आप इस पेपर में देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट को इन्होंने इक्वली कवर किया है। तो किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए आप यदि पहले से चूजी रहेंगे कि मैं एक सब्जेक्ट को करूंगा इसको नहीं करूंगा तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी चूजी होंगे, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि आपने हर सब्जेक्ट को अच्छे से किया, सबको बराबर वेटेज दिया तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो 100% होंगे। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव वैक्सीन, इनमें से लाइव वैक्सीन कौन सी है? और जैसे ही मैं देखता हूं मुझे पता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है ओरल पोलियो वैक्सीन। और एक इसका दूसरा नाम भी आपको बता दूं, इसको सेबीन भी बोलते हैं, सेबीन। तो कई बार सेबीन वैक्सीन लिखा आता है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन और सेबीन वैक्सीन ये एक लाइव वैक्सीन है और आपको पता बच्चों को पोलियो की दवा हम पिलाते हैं। लेकिन जब मैं इसके अंदर इन्फ्लुएंजा को देखता हूं तो इन्फ्लुएंजा देखते ही, इन्फ्लुएंजा आपको पता है ये वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है और इससे होने वाली डिजीज जो है उसको आप इन्फ्लुएंजा बोल दीजिए या उसको आप बोल दीजिए फ्लू। तो ये फ्लू वायरस है, ये फ्लू करता है।
और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है ये किल्ड भी आती है, लाइव भी आती है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है लाइव वैक्सीन कौन सी है, ओरल पोलियो लाइव है। और दूसरा ऑप्शन आते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है इसको फ्लू बोलते हैं और इसकी वैक्सीन जो है वो क्या है, किल्ड भी आती है, किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी आती है और इसकी क्या है, लाइव भी आती है। अब देखो ये क्वेश्चन एक तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको पता ओरल पोलियो वैक्सीन तो हमेशा क्या होती है, लाइव ही होती है, इसलिए राइट आंसर इसका ए जाएगा। जबकि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो किल्ड भी है, जो किल्ड है उसका रूट जो है इंट्रामस्कुलर रूट से इसको इंजेक्ट करते हैं, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो आपकी लाइव है इसका इंट्रानेजल स्प्रे होता है, नाक के अंदर इसको क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो इन्फ्लुएंजा के अंदर देखो लाइव और किल्ड दो ऑप्शन है, जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन सिर्फ लाइव है। तो इन्होंने पूछा लाइव वैक्सीन कौन सी है, इसलिए दोनों में से राइट आंसर क्या है, ए जो है वो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंजा जो है ये भी लाइव में आता है, ये भी पार्शियली करेक्ट है, लेकिन दोनों में से एक चूज करना है तो आपको आंसर ए ही चूज करना होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। देखो फिर इन्होंने सब्जेक्ट बदल दिया, रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड इन। तो रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक का मतलब जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइटिक का मतलब जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, उस एंजाइम को प्रोटियोलाइटिक बोलेंगे। और रेनिन का सिक्रेशन कौन करता है, तो आपको पता है किडनी करती है। और किडनी के अंदर कौन सी सेल ये भी बता दूं, ये भी क्वेश्चन आता है, जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। कई बार पूछते रेनिन का सिक्रेशन कौन सी सेल करती है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल जो है वो रेनिन का सिक्रेशन जो है वो करती है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11, द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग टू। तो देखो लिस्ट ऑफ ड्रग, ड्रग की लिस्ट, सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ओनली, जो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही सोल्ड होती हैं वो कौन सी है, वो आपकी शेड्यूल एच की ड्रग हैं। तो शेड्यूल एच की ड्रग पे लिखा होता है लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। आप कहेंगे क्या शेड्यूल जी की नहीं हो सकती, शेड्यूल जी की ड्रग लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन साथ में इनके लिए जो नाम आता है वो आता है ड्रग गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो आपको ये कहता ड्रग गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो आप शेड्यूल जी लगाते। और वाई जो है वो किसके रिलेटेड है, गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल। सारे ही ऑप्शन इसके इंपॉर्टेंट हैं, राइट आंसर इसका ए है। ड्रग गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन आता तो शेड्यूल जी आता, वाई यदि गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल आपसे पूछता तो आप इसके अंदर क्या है, शेड्यूल वाई करते। आगे चलते हैं, आगे आप देखिए शेड्यूल एक्स है, इसमें नारकोटिक ड्रग आती है। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैनिटोल इज ए, ये फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो मैनिटोल जो है वो ओस्मोटिक डायूरेटिक होता है। मैनिटोल है, आइसोसोर्बाइड है, यूरिया है, ग्लिसरॉल है, ये ओस्मोटिक डायूरेटिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, 1 टी स्पूनफुल इक्वल टू, 1 टी स्पूनफुल का मतलब जो एक चम्मच होती है उसकी बात हो रही है। तो 1 टी स्पूनफुल इक्वल टू, तो ये क्या है, 4 ml है। 4 ml फार्मेसी के अकॉर्डिंग ये 4 ml होती है। यही क्वेश्चन यदि नर्सिंग में आता है तो वो लोग इसके ऑप्शन को 5 ml जो है वो लेते हैं। तो यदि यहाँ पे मेरे को ऑप्शन 4 ml नहीं मिलता तो मैं इसका आंसर 5 ml भी लगा देता, लेकिन आपको 4 ml पहले करना है। 4 ml टी स्पूनफुल 4 ml जो है वो होता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है एग्जाम्पल ऑफ केटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट इज। ये केटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट बोला है, इसी का दूसरा नाम चेंज करके ऐसे भी कह सकते हैं कि केटाइनिक सरफेक्टेंट कौन है, क्योंकि आपको पता है सरफेक्टेंट का मतलब क्या है, सरफेस एक्टिव एजेंट। और जो सरफेक्टेंट होते हैं वो सरफेक्टेंट को यदि इमल्सन के अंदर, उसको इमल्सन बनाने के अंदर काम में लें तो उन्हीं सरफेक्टेंट को इमल्सिफाइंग एजेंट बोलेंगे। तो आप सरफेक्टेंट बोलिए या आप इसको सरफेस एक्टिव एजेंट बोलिए, एक ही बात है। केटाइनिक कौन है, केटाइनिक का मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। पहले मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका आंसर सिट्रीमाइड है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। और साथ ही आपको याद रखना है जो केटाइनिक आपके सरफेक्टेंट होते हैं जिसमें सिट्रीमाइड भी है, और एग्जाम्पल की बात करें तो बेंज एल्कोनियम क्लोराइड भी है। और ये जो केटाइनिक सरफेक्टेंट होते हैं इनमें कौन सी एक्टिविटी मिलती है, याद रखना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें एंटी माइक्रोबियल बोल दीजिए या इनमें
एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट या सरफेक्टेंट हैविंग एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, तो बोलेंगे केटाइनिक, जिसमें बेंज एल्कोनियम क्लोराइड और सिट्रीमाइड जो है ये आते। अब मैं सिट्रीमाइड की आपको स्ट्रक्चर याद तो नहीं करनी, लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें देखो ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर इस तरह से चारों तरफ ग्रुप लगे हुए, जैसे मैंने कह दिया यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, इधर भी CH3, और ये नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती 4 हैं, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर इसके ऊपर देखो ग्रुप लगा दिए ऐसे साइड से CH2, और इस तरह से साइड चेन में यहाँ ये CH2 12 और ये CH3, तो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है। यानी ये जो साइड चेन आप देखें तो एक कार्बन, ये मैंने एक साथ 12 कार्बन और एक ये, तो ये आपका टोटल जो है ये 14 कार्बन की स्ट्रक्चर। इस नाइट्रोजन पे 3 CH3 ग्रुप हैं, तो 3 ये, इस तरह से इसमें 17 कार्बन स्ट्रक्चर है और एक नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए जो कि क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड है। तो इसको केटाइनिक भी बोल सकते हो, इसको क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड भी बोल सकते हो। तो क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड में बेंज एल्कोनियम क्लोराइड भी आता है और इसके अंदर सिट्रीमाइड जो है ये भी आता है। अब आपका आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, टोलनाफेट इज यूज्ड एज ए। टोलनाफेट जो आपको पता है ये एक एंटी फंगल ड्रग है, जो आपको पता है इसकी